Subscribe to my channel for more videos and press the bell icon for latest updates. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट के बारे में डिस्कस करना है। तो उसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। लाइट द ड्राइविंग एनर्जी, जो पोर्शन हम पढ़ रहे हैं वो फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड है और फोटोसिंथेसिस को चलाने के लिए जो चीज़ चाहिए वो लाइट है। इस वजह से कहा गया कि लाइट वो एनर्जी है जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को क्या करती है, ड्राइव चलाएगी। उसके बाद इस वजह से लाइट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये एनर्जी की एक टाइप है और लाइट के बारे में कहा जाता है इट इज़ ए टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और ये पहले भी हमने डिस्कस किया था, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या वेव्स होती हैं वो वेव्स होती हैं जिनको मूव करने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। तो ऐसी कोई भी वेव्स जिनको मूव करने के लिए मीडियम की ज़रूरत ना हो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहलाती हैं, या इसको एनर्जी कह लें या आप इसको रेडिएशंस कह लें। उसके बाद लाइट के अंदर दोनों प्रॉपर्टी है, ये वेव्स का काम भी कर रही होती है, ये पार्टिकल्स भी हैं। और लाइट के जो पार्टिकल्स हैं उनके लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं फोटोन्स। फोटोन का जो वर्ड है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये फोटोसिंथेसिस का जब हम प्रोसेस डिस्कस करेंगे तो ये फोटोन का वर्ड बार बार इस्तेमाल होगा। तो फोटोन बेसिकली पार्टिकल्स ऑफ द लाइट आर कॉल्ड एज फोटोन्स। उसके बाद अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन तो बहुत सारी टाइप्स की है जो हमने डिटेल में अपने पहले लेक्चर में डिस्कस किया था जब हमने फोटोसिंथेटिक पिगमेंट को स्टार्ट किया था। तो उसमें पूरी डिटेल हमने डिस्कस की थी कि कौन सी वेवलेंथ किस रेंज की है। तो हमारी जो लाइफ को चलाने के लिए जो वेवलेंथ हमें रिक्वायर है वो विजिबल लाइट है। तो रेडिएशन विच आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू लाइफ आर विजिबल लाइट और इसकी रेंज 380 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर है। उसके बाद लाइट अपना काम कैसे करती है, ये भी पॉइंट बहुत दफ़ा डिस्कस हो चुका है कि हमेशा वो लाइट फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल होती है जो एब्जॉर्ब होती है। तो एब्जॉर्प्शन करने के लिए लीव्स के पास, प्लांट्स के पास या फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म के पास कुछ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं जैसे क्लोरोफिल वगैरह या कैरोटीनॉइड्स वगैरह, या और फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म में मुख्तलिफ किस्म के फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं जैसे फाइकोरेथ्रिन की बात हम करते हैं और रेड एल्गी में मौजूद होता है। इसी तरह फाइकोसाइनिन की बात करते हैं तो वो ब्लू ग्रीन एल्गी यानी साइनोबैक्टीरिया में मौजूद होता है। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, इट इज सनलाइट दैट इज एब्जॉर्ब बाय द क्लोरोफिल। क्लोरोफिल मेन पिगमेंट है फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म में जिसने लाइट को एब्जॉर्ब करना है। फिर उस लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद क्लोरोफिल करते क्या है, उस एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और वो फिर केमिकल एनर्जी फोटोसिंथेटिक प्रोसेस को चलाती है। अच्छा, जो प्लांट के ऊपर आमतौर पे लाइट गिरती है, फॉल करती है, तो उसका तकरीबन 1% हिस्सा 1% वो एब्जॉर्ब होता है, बाकी सारा रिफ्लेक्ट हो जाता है। अगर सारी की सारी लाइट एब्जॉर्ब हो जाती तो फिर आप कह सकते हैं मॉलिक्यूल के अंदर अनस्टेबिलिटी आ जाती, क्योंकि लाइट ने क्या करना है, एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन करना है जो फोटोसिंथेटिक प्रोसेस को चलाएगा। लेकिन अगर ज़्यादा एक्साइटेशन हो जाए फिर प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव के लिहाज से इंपॉर्टेंट है ये बात कि नॉट ऑल द लाइट ऑफ, सारी लाइट फॉलिंग ऑन द लीव्स जो पत्तों पर गिर रही है इज एब्जॉर्ब, कि सारी लाइट एब्जॉर्ब नहीं होती बल्कि सिर्फ ओनली 1% इज एब्जॉर्ब, सिर्फ 1% हिस्सा, और जो 1% हिस्सा एब्जॉर्ब होगा वो फोटोसिंथेसिस करवाएगा। अच्छा, इसको थोड़ा सा यहाँ से ऑब्जेक्टिव थोड़ा सा घुमा फिरा के भी पूछा जा सकता है कि सूरज से आने वाली जो टोटल लाइट है उसके कितने % हिस्सा फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल होते हैं। तो 1%, जो चीज़ एब्जॉर्ब होगी वही फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल होगी। रेस्ट इज जो 99% है वो या तो ट्रांसमिट हो जाते हैं या फिर उसको रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है। उसके बाद अब चूंकि लाइट क्लोरोफिल ने एब्जॉर्ब करनी है और क्लोरोफिल के साथ काफ़ी सारे और पिगमेंट ने एब्जॉर्ब करनी है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा पिगमेंट कितनी लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है। एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर
बेसिकली जब लाइट इस इंस्ट्रूमेंट से गुजरती है तो कुछ जो लाइट रिफ्लेक्ट होती है या ट्रांसमिट हो जाती है और काफ़ी सारी लाइट अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है। तो ये बेसिकली इस ट्रांसमिट और रिफ्लेक्ट होने वाली लाइट से पहचानता है कि किस पिगमेंट ने कितनी, अगर ज़्यादा लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है या ट्रांसमिट हो रही है तो इसका मतलब है एब्जॉर्प्शन कम है। अगर कम लाइट ट्रांसमिट और रिफ्लेक्ट हो रही है तो इसका मतलब है एब्जॉर्प्शन ज़्यादा है। तो वो सारी वैल्यू को एक ग्राफ की शक्ल में बना देते हैं और उस ग्राफ को हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को डिफाइन हम कैसे करेंगे? अ ग्राफ प्लॉटिंग एब्जॉर्प्शन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ बाय द पिगमेंट इज कॉल्ड एज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ पिगमेंट। कैसा ग्राफ जो ये बता रहा है कि किस पिगमेंट ने किस किस्म की वेवलेंथ को कितना एब्जॉर्ब या कितना रिफ्लेक्ट या कितना ट्रांसमिट किया है, तो वो जो ग्राफ हमें बता रहा होता है वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहलाता है। यानी एक ऐसा ग्राफ होता है, ये एक ऐसा टेबल है, एक ऐसा ग्राफ है जो हमें शो कर रहा होता है इस पिगमेंट ने इतनी लाइट को इतना एब्जॉर्ब किया है। तो ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है। उसके बाद जैसे फॉर एग्जांपल जब हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम देखते हैं क्लोरोफिल्स का तो हमें नजर आता है कि ब्लू और रेड पार्ट, बेसिकली विजिबल लाइट के तकरीबन 7 हिस्से हैं। ब्लू और रेड लाइट में ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होती है और जो एब्जॉर्प्शन कैरोटिनाइड है इसमें जो वायलेट और ब्लू रेंज है ये ज़्यादा एब्जॉर्ब हो रही होती है। अब इनका जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है ख़ास तौर पे जो क्लोरोफिल का और कैरोटिनाइड्स का, इसको हम थोड़ा सा ड्रा कर लेते हैं क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपने अच्छी तरह समझना है। आप किस तरह ड्रा करेंगे आप लोग, इसको रफली सा ड्रा करना आप लोग सीख लें तो काम चल जाएगा और आसानी से पेपर में आप लोग ड्रा कर सकते हैं। सबसे पहले आमतौर पे जो प्लांट की जब हम बात करते हैं, बेसिकली फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है जो आपकी बुक में मेंशन किया गया वो प्लांट के लिहाज से मेंशन किया गया है। तो इसमें 3 किस्म के पिगमेंट हैं जो बहुत ज़्यादा फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल हो रहे होते हैं। क्लोरोफिल ए ये मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, क्लोरोफिल बी और कैरोटिनाइड्स। ठीक है, अच्छा कैरोटिनाइड्स की काफ़ी सारी टाइप्स होती हैं, इस वजह से हम थोड़ा सा जनरल ही ग्राफ को डिस्कस करेंगे। लेकिन क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी, यहाँ मैंने वैल्यूज़ लिखी है कि कहाँ कहाँ पीक्स बनती हैं। जब भी वर्ड पीक का आएगा तो इससे मुराद ये होगी ये मैक्सिमम रेंज है जो एक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट एब्जॉर्ब कर सकता है। इसके अपोजिट एक वर्ड इस्तेमाल होता है वैलीज, यानी ये मिनिमम रेंज है जो एक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट एब्जॉर्ब करता है। हमेशा एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी तो पीक बनेगी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में, अगर एब्जॉर्प्शन कम होगी तो क्या बनेगी, वैल्यूज बनेगी। तो जैसे सपोज हमारे पास ये ग्राफ है, ये मुख्तलिफ किस्म की लाइट्स हैं जिसको हम एक्स एक्सिस पे लेते हैं, ये हमारा एब्जॉर्प्शन आमतौर पे वाई एक्सिस पे होता है। तो जिस वक्त हम बात करते हैं क्लोरोफिल्स की, अब क्लोरोफिल के एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का थोड़ा सा आपको आइडिया पहले लेक्चर से भी होना चाहिए। हमने कहा था कि क्लोरोफिल एक ऐसा पिगमेंट है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है जो 4 किस्म की लाइट को तो एब्जॉर्ब करता है, जैसे वायलेट है, ब्लू है, ऑरेंज है और रेड है। ठीक है, और उसके बाद इंडिगो, येलो और ग्रीन लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करता। यानी अगर हम क्लोरोफिल की बात करते हैं जो लाइट एब्जॉर्ब होती है वायलेट, ब्लू, ऑरेंज और रेड, विबोर, और उसके बाद जो लाइट एब्जॉर्ब नहीं होती IGY, तो ये 3 लाइट एब्जॉर्ब नहीं होती। तो जो लाइट एब्जॉर्ब नहीं हो रही तो उसका ग्राफ नीचे आएगा, जो लाइट एब्जॉर्ब होगी उसका ग्राफ ऊपर जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल वायलेट लाइट एब्जॉर्ब होती है तो आमतौर पे हम इसका ग्राफ ड्रा कर देते हैं ऐसे, ये ऊपर जा रहा होता है ऐसे, लेकिन जो ही इंडिगो रीजन में आएगा तो ये कम हो जाएगा ऐसे। उसके बाद अब इंडिगो रीजन की चूंकि रेंज कम है इस वजह से ग्राफ ब्लू रीजन में दाखिल होते ही वो ऊपर चला जाता है। अच्छा, यहाँ अपनी जहन में रखना है 42495 ये काफ़ी वाइड रेंज है। इसको अगर हम 2 पोर्शन में डिवाइड कर लें 450 यहाँ, तो इससे और आसानी हो। हमने कहा कि जो क्लोरोफिल ए है वो ब्लू लाइट को काफ़ी एब्जॉर्ब करता है, और ब्लू लाइट की कौन सी रेंज को सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है, वो 430 वाली है। तो इस वजह से ये ऑलमोस्ट 420 के राउंड अबाउट ये ग्राफ काफ़ी ऊपर चला जाएगा।
उसके बाद 430 से फिर इसकी जो वैल्यू है वो कम होना शुरू हो जाती है। यानी ब्लू लाइट का जो आखिरी पोर्शन है आमतौर पे क्लोरोफिल वो कम एब्जॉर्ब करते हैं, और जो ही ग्रीन रीजन में हम आएंगे तो ग्रीन रीजन तो बिल्कुल एब्जॉर्ब नहीं होता, येलो रीजन भी एब्जॉर्ब नहीं होता, ऑरेंज रीजन फिर एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएगा। ऐसे ग्राफ यहाँ से ऊपर उठना शुरू हो जाएगा। और फिर अगर रेड लाइट को भी दो पोर्शन में डिवाइड करें 620, 650, 750, तो 670 के अराउंड जो यहाँ ऑलमोस्ट बनेगा, तो यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो रही होती है, और 650 के बाद फिर एब्जॉर्प्शन क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये जो दो पीक बनी है 670 और 430, ये दो पीक्स बनी है। तो ये हमारे पास है क्लोरोफिल का ग्राफ। अच्छा, आमतौर पे जब हम क्लोरोफिल बी के ग्राफ को ड्रा करते हैं तो उसमें तकरीबन ऑलमोस्ट हर जगह एब्जॉर्प्शन कम होती है, सिर्फ एक जगह है वो है ब्लू रीजन में, जहां एब्जॉर्प्शन इसकी क्लोरोफिल ए से भी ज्यादा होती है। यानी आमतौर पे इसका जो ग्राफ है वो नीचे रहता है, लेकिन रूल वही फॉलो होगा। वायलेट रीजन में एब्जॉर्प्शन कम होगी, इंडिगो में तो एब्जॉर्प्शन होती नहीं है, लेकिन जब ब्लू रीजन में इंटर होगा तो ब्लू रीजन का जो 450 वाला हिस्सा है, 450 वाला, ये बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब होता है, ग्राफ उससे भी ऊपर चला जाता है क्लोरोफिल ए से, और फिर जो ही ग्रीन रीजन में आता है तो ये ग्राफ फिर नीचे आना शुरू हो जाता है। ग्रीन रीजन और येलो रीजन ये एब्जॉर्ब नहीं होते। अच्छा, उसके बाद अगर आप देखें रेड रीजन का ये पहले वाला हिस्सा ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है, क्लोरोफिल ए बाद वाला हिस्सा एब्जॉर्ब करता है। इस वजह से जब रेड रीजन में ये पहुंचता है, ऑरेंज में एब्जॉर्प्शन मीडियम होती है, लेकिन जब ये रेड रीजन में पहुंचता है तो इसका ऑलमोस्ट 440 के ऊपर पीक आती है, उसके बाद ये फिर कम होना शुरू हो जाता है। ऐसे 640 के ऊपर इसकी पीक आती है। ये क्या है, 450 के ऊपर पीक आती। तो ये हमारे पास क्लोरोफिल बी का ग्राफ। अच्छा, कैरोटीनॉइड्स का तो सिंपल सा है, पहले 3 पोर्शन को तो ये स्ट्रांगली एब्जॉर्ब करता है, इस वजह से इसका ग्राफ तो बिल्कुल स्ट्रेट चला जाता है। यहाँ से आप स्टार्ट करें ऐसे। हाँ, ब्लू रीजन का जो एंड और ग्रीन रीजन का स्टार्ट है, इसमें ग्राफ थोड़ा सा नीचे आता है, लेकिन ग्रीन रीजन में फिर ऊपर चला जाता है। और येलो तो ये एब्जॉर्ब नहीं करते, इस वजह से येलो, ऑरेंज और रेड ये आमतौर पे एब्जॉर्ब नहीं करते, इस वजह से ग्राफ यहाँ आके गिरता है। और जब हम बात करते हैं कैरोटीनॉइड्स के कलर की, तो वो येलो, ऑरेंज। अच्छा, कुछ कैरोटीनॉइड येलो कलर को भी एब्जॉर्ब करते हैं, अगर उनका ग्राफ हम गिराएं तो वो ऑरेंज रीजन में आके गिरता है। लेकिन चूंकि हम यहाँ जनरल बात कर रहे हैं और ज़्यादातर कैरोटीनॉइड्स की बात कर रहे हैं, तो इस वजह से आमतौर पे जो ग्रीन रीजन के बाद ये ग्राफ नीचे आना शुरू हो जाता है। तो ये जो 3 डिफरेंट पिगमेंट हैं, इनके इस तरह आप लोगों ने ग्राफ ड्रा करने हैं। इनके पीक्स आप लोग याद रखेंगे, उसके बाद फिर इनको ड्रा करना थोड़ा सा आसान होगा। तो ये जो डिटेल है ये इसकी कोई ज़्यादा आपकी बुक में मेंशन नहीं की गई, आपने जस्ट इसको रफली ड्रा करना है, कोई इसकी एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ नहीं मेंशन की गई, तो इस वजह से आपने भी इसको एग्जैक्ट वैल्यू के लिहाज से ड्रा नहीं करना, जस्ट रफली सा ड्रा करने। ज़्यादातर इंपॉर्टेंट इसमें पीक्स देखी जाती हैं कि कौन सी पीक्स किस रीजन में बन रही हैं। तो ये ग्राफ आप लोगों ने अच्छी तरह याद करना है, इसको तैयार करने और ड्रा करने की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये काफ़ी दफ़ा बोर्ड के पेपर में ड्रा करने के लिए दिया गया है। तो इस वजह से इसको आप अच्छी तरह प्रैक्टिस करेंगे, ये बड़ा आसान है। और इसी बुनियाद पे जो अगला टॉपिक है जो एक्शन स्पेक्ट्रम है, या फिर हम कंपैरिजन करेंगे एब्जॉर्प्शन और एक्शन स्पेक्ट्रम का, तो ये ग्राफ अगर आप लोगों को समझ आ गया तो फिर बड़ी आसानी से अगले 2 टॉपिक समझना आसान होंगे। इस वजह से इसकी प्रैक्टिस आप लोगों ने अच्छी तरह करनी। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।